So we are about to begin with our first ever podcast. So the first ever podcast will be hosted, जो speaker रहेंगे for today's event. मैं थोड़ा सा brief introduction देना चाहूंगी. हालांकि speaker doesn't need any introduction, but थोड़ा सा brief introduction देना चाहूंगी मैं आज के speaker के बारे में. Today's event will be hosted by Ved Gajendra Pawar sir. Sir BAMS MD है from Swasthvrit department. Sir also runs an Ayurveda and Panchkarma center. आयुर मंत्रा के नाम से सर का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. अबव ऑल सर का 17+ years का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है. 17+ years का. He has also been an ex-trainer in Madhav Bagh as cardiac specialist. Sir has also been an ex-trainer in Madhav Bagh Institute. आपने सबने नाम सुना होगा माधव बाग का. Above all, सर ने कई लेक्चर्स डिलीवर किए हैं ऑन कार्डियोलॉजी. बहुत सारे पेशेंट्स को, लोगों को ट्रेन किया है. ऑल्सो बहुत सारे हम जैसे डॉक्टर्स को ट्रेन किया है इन कार्डियोलॉजी. ऑल्सो जब कोविड का टाइम था तो सर ने 7,000+ पेशेंट्स, 7,000+ कोविड पेशेंट्स को ठीक किया है. सो विद लाइक ही हैज गॉट बंडल ऑफ एक्सपीरियंस, बंडल ऑफ नॉलेज. सो हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत ऑनर्ड हैं कि आज हमें इतने महान व्यक्तित्व वाले वैद्य को सुनने का मौका मिलेगा. I hope you guys are excited. So let's dive deep into the podcast straight. सर शुरू करने से पहले अगर थोड़ा सा आप ब्रीफली हमें बता पाए कि आपने आयुर्वेद को क्यों चुना, मतलब आपका इंटरेस्ट आयुर्वेद की तरफ कैसे आया? जब कॉलेज में था तब हमारे यहाँ कॉलेज में डॉक्टर रविंद्र दशवंत नाम के सर, वैद्य रविंद्र दशवंत नाम के सर रोग निदान सिखाते थे. उस वक्त उनके पास, उनके ओपीडी में जाया करता था मैं सीखने के लिए. उसके साथ साथ वैद्य प्रमोद पाटिल सर थे जो इस्लामपुर में प्रैक्टिस करते थे, उनके पास भी मैं जाता था प्रैक्टिस करने के लिए. और उस वक्त दशवंत सर हमेशा बोलते थे कि प्रैक्टिस सिर्फ आयुर्वेद का ही करना है, आयुर्वेद प्रैक्टिस करो. आयुर्वेद प्रैक्टिस एकदम सिंपल है, उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है. यदि आप स्टडी अच्छी तरह से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसलिए सर ने बोला तो मैंने चूज किया कि आयुर्वेद करेंगे. वाओ, आई मीन दैट्स ग्रेट सर. आपने मतलब गुरु शिष्य परंपरा के अकॉर्डिंग भी आयुर्वेद सीखा है, व्हिच इज रियली ग्रेट. सो सर लेट्स डाइव डीप इनटू द पॉडकास्ट. तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि जैसे प्राणाभी सर के थ्रू एक वेव चली है स्पेशलाइजेशन की, जहाँ पे हम गर्भ संस्कार, मानस रोग, इनफर्टिलिटी, बहुत डीप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं. तो आपने आयुर्वेदिक नेफ्रोलॉजी क्यों नहीं चुना? आपने आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी ही क्यों चुना? अब जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल है उनमें. कार्डियोलॉजी चूज किया क्योंकि हम देखते हैं कि यदि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट रहेगा, या फिर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट रहेगा, या फिर कोई भी वॉल्वुलर हार्ट डिसीज का पेशेंट रहेगा, एएसडी वीएसडी का पेशेंट रहेगा, तो तुरंत पहले जाता है एलोपैथी के पास, मॉडर्न मेडिसिन के पास. और उधर जाएगा तो उधर जाने के बाद उधर जो भी कुछ मेडिसिन मिलती है वो मिलती है, जैसे कि सुविनय दामले सर ने बीच में एक बार एक लेटर था, प्रिस्क्रिप्शन था, उसके नीचे लिखा था कि पांडुरंग चरणी विलीन होईपर्यंत, यानी भगवान के चरण में विलीन होने तक ये दवा चालू रखनी है. ऐसा होता है एलोपैथी में, यानी आप इकोस्प्रिन लेते रहेंगे, ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स लेते रहेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स लेते रहेंगे, और टैबलेट्स सब लेते ही रहेंगे. कब तक लेना है? तो अपने आखिरी सांस तक लेना है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेशेंट्स को, रुग्ण को हम उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके, उसका वातज हृदरोग है या पित्तज है या कफज है, ऐसा प्रॉपर डायग्नोसिस करके, निदान करके हम उस पे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकेंगे. तो उसको हमेशा के लिए, बहुत दिन के लिए, आखिरी सांस तक, भगवान के चरण में विलीन होने तक उसको दवा ना लेने पड़े. इसलिए मैंने चूज किया कि हम कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस करेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनकी सेहत जो है वो बरकरार रखने को मदद करेंगे. वाओ सर, दैट्स सो मेस्मराइजिंग टू हियर आल्सो. कितना मतलब सुंदर आपने बताया कि आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी ही क्यों.
आई एम श्योर आपको सुनकर बहुत सारे यंग वैद्य भी इंस्पायर होंगे, क्योंकि फील्ड अपने आप में ही बहुत लिमिटेड है, बहुत लोग अवेयर भी नहीं है कि आयुर्वेद में भी कार्डियोलॉजी पॉसिबल है इसके लिए। सो वाओ, दैट्स ग्रेट सर। बट सर, मुझे ये जानना है कि क्या आयुर्वेद हृदय रोग को अच्छी तरह से जानता है, समझता है? क्योंकि हमेशा मॉडर्न से एक लड़ाई टाइप होता रहता है कि मॉडर्न कार्डियोलॉजी सही है कि आयुर्वेद में भी कार्डियोलॉजी पॉसिबल है। तो क्या आयुर्वेद में है कार्डियोलॉजी? आयुर्वेद में कार्डियोलॉजी है, अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया है। चरक संहिता में भी आप देखेंगे तो त्रिमर्म बोले गए हैं, उसमें हृदय है, बस्ती है और सिर है। तो हृदय जो है वो त्रिमर्म में आता है, जो सद्य प्राणहर मर्म है। दश प्राणायतनीय में भी हृदय का वर्णन है, और पर ओज का स्थान बोला है हृदय को। प्रधान त्रिमर्म में अभी बोला वैसे समावेश उसका है ही। और हृदय जो निर्माण हुआ है वो शोणित और कफ, इसके प्रसादभूत भाग से हृदय जो है वो निर्माण हुआ है। इसके बारे में भी आयुर्वेद में काफी अच्छी तरह से बताया गया है, लिखा गया है। हृदयाश्रित जो दोष है वात पित्त कफ में, तो उनमें व्यान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, कफ में अवलंबक कफ और पित्त में साधक कफ, साधक पित्त, ये जो वात पित्त कफ के जो टाइप्स है वो आपको हृदय में स्थित हमें मिलते हैं दिखने को। और उसके बाद उदावर्त नाम का जो व्याधि है उसके बारे में भी त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय में चरक संहिता में बताया गया है कि उसमें हृदरोग जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि त्रिमर्म जो है अफेक्ट हो सकते हैं उदावत की वजह से। और उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी उधर। पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है उसमें। वातज हृदरोग होगा, पित्तज होगा, कफज होगा तो कैसे हम ट्रीट करेंगे वो लिखा है। पैर पे सूजन रहेगी, डिज्निया रहेगा, चेस्ट में हेवीनेस रहेगा, तो उसको किस कौन सी कैटेगरी में उसको डालना है वो लिखा है। चेस्ट पेन रहेगा तो कौन सी कैटेगरी में रहेगा, कौन से दोष के कैटेगरी में रहेगा वो लिखा है। उस पे यदि बर्निंग रहेगा, चेस्ट बर्निंग, हार्ट बर्निंग रहेगा तो उसको किस कैटेगरी में डालना है। पाल्पिटेशन रहेगा तो उसको किस कैटेगरी में डालना है। तो ये सब चीजें आप यदि मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो देखेंगे तो चेस्ट हेवीनेस, चेस्ट पेन ऐसा हम बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं, डिज्निया ऑन एक्सर्शन बोलते हैं, ये सब चीजें जो है वो आयुर्वेद में वात पित्त कफ इन तीनों के हिसाब से अच्छी तरह से बताए गए हैं। और उसकी चिकित्सा भी जो है वो प्रॉपरली बताई गई है। सुश्रुत संहिता में तो निदान बहुत अच्छी तरह से रुद्रोग का लिखा है, रुद्रोग की चिकित्सा भी अच्छी तरह से सुश्रुत संहिता में भी लिखी है। और ये सब चीजें जो है आयुर्वेद में पहले से हजारों सालों से है और हम देख के आए हैं। जब अभी 100-150 साल हो गए मॉडर्न साइंस हम देख रहे हैं, मॉडर्न साइंस से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या था? आयुर्वेदिक था। उसके पहले चरक सुश्रुत संहिता वाग्भट यही यूज करके ही लोग ट्रीटमेंट देते थे और लोग अच्छी तरह से ट्रीट हो जाते थे। आज सुबह एक शॉकिंग न्यूज बताने वाला हूं मैं आपको। आज सुबह 5:30 बजे, आज एक्चुअली क्लिनिक में सुबह सुबह एक वमन था, वमन के बाद बस्ती थी, इसलिए मैं जल्दी तैयार होके बैठा था। 5:30 बजे मैं क्लिनिक जाने वाला था। उस वक्त मेरे एक दोस्त का, डॉक्टर ये वैद्य ही वो, उनका एक मैसेज आया, 2 मैसेज आए मुझे। उसमें ईसीजी उन्होंने भेज दिया। तो एक ईसीजी जो था, कल से पेशेंट को पेन हो रही थी, चेस्ट पेन, बहुत सारी चेस्ट पेन थी कल से 3-4 ईसीजी उसके निकाले, सब ईसीजी नॉर्मल थे। आज सुबह 4:45 बजे उनकी डेथ हुई। उस वक्त का ईसीजी भी उन्होंने निकाला, तो वो जो ईसीजी है वो एकदम प्लेन लाइन था। आप यदि चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको ईसीजी जो मेरे दोस्त ने भेजे हैं एक ही समय पे, आज सुबह का। तो हम देखते हैं कि ईसीजी, ये सब चीजें जो है, इको बिको, ये सब जो चीजें हैं वो हम करते हैं, लेकिन वो अभी कर रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से यदि हम ट्रीटमेंट करते उस पेशेंट में तो शायद वो पेशेंट बच सकते थे। अब हम ईसीजी पे डिपेंड रहे और ईसीजी में कुछ नहीं दिखाई दिया, उसकी वजह से उस पेशेंट को हम गवा बैठे। यदि आप बोलेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ ईसीजी में आपको, अभी व्हाट्सएप पे रहेगा मेरा। श्योर सर। अभी दिख सकता है क्या नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन
फिर भी ट्राई करता हूँ। ये मैंने लेना चाहिए था इसके ऊपर, लेकिन ये जो ईसीजी है एकदम सा नॉर्मल था। ये सब चीजें इसमें नॉर्मल थी। उसका रिदम नॉर्मल था, एस टी वेव टी वेव नॉर्मल थी, किधर भी डिप्रेशन नहीं था, पी वेव नॉर्मल था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल था। और उसके बाद ये कल की हुई ईसीजी है, 3-4 ईसीजी ऐसे ही बना दिए। लेकिन आज का जो ईसीजी है वो ईसीजी आप देंगे तो यहाँ पर पूरी फ्लैट लाइन सुबह 4:45 का ईसीजी दिख रही है। यस सर, दिख रही है, विजिबल। तो आयुर्वेद में सिम्टम्स के हिसाब से जो बोला है ना कि ट्रीटमेंट करो, वातज है, पित्तज है, कफज है, उसके हेतु निकालो और उसके अनुसार आप उसकी चिकित्सा कर लो। ये जो चीजें बताई हैं उसके अनुसार हम यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसलिए मैंने चूज किया कि आयुर्वेद में हम कार्डियोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेंगे। और सीधा पेशेंट जो आते हैं मेरे पास, वो ऐसा नहीं कि वो रिपोर्ट लेके आते हैं कि मेरे पास ईसीजी है, मेरे पास एंजियोग्राफी है, 2D इको है और इसमें ये प्रॉब्लम बताया गया है। ऐसा नहीं होता है, कभी बहुत बार, कभी कभार वैसे होता है। लेकिन पेशेंट अपने पास आते हैं ना, तो उस वक्त उसके सिम्टम्स जो है वो हम अच्छी तरह से उनके सिम्टम ध्यान में लेना चाहिए। वो बोलता है कि आता रहता है पेशेंट, शायद लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी आता रहेगा। वो बोलता है कि मुझे डिस्निया रहता है। कब डिस्निया रहता है? तो कुछ काम कर, इधर से उधर कोई वस्तु रखता हूं मैं तो मुझे डिस्निया लगता है, धाप लगती है, सांस फूलती है मेरी। तो हमें उस वक्त ये ध्यान में लेना चाहिए कि उसको कफज रुद्रोग है क्या। वो बोलता है कि चेस्ट हेवीनेस रहता है, कुछ थोड़ा सा हल्का सा कम कर दूं तो चेस्ट हेवीनेस रहता है, छाती पे जैसे मानो पत्थर रखा है। तो उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि वो कफज रुद्रोग है क्या, और हम कफज रुद्रोग की चिकित्सा देंगे तो तुरंत उस पेशेंट को रिलीफ मिलता है उसी समय। यदि चेस्ट पेन रहता है, बोलेगा पेशेंट कुछ काम करते वक्त चेस्ट पेन रहता है या चलने पर चेस्ट पेन रहता है, तो हम तुरंत उस वक्त यदि देखेंगे और उसको वातज रुद्रोग के अनुसार चिकित्सा देंगे तो तुरंत रिजल्ट मिलता है। इसलिए आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी मैंने चूज की। मैंने फॉर्मूला जो है अपने, जो भी कुछ चरक संहिता में लिखा है, वो अकबट में लिखा है, सुश्रुत में लिखा है, वही सब चीजें, ये सब चीजें मैंने फॉलो करके देखी, पहले इस्तेमाल करके देखा, अच्छे हो रहे पेशेंट, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा और अपने आप मैं ये सब करने लगा। ओके, दैट्स रियली ग्रेट सर। बट सर, कई बार ऐसा होता है ना कि ग्रंथ में तो बहुत कुछ दिया है, बट जब एक्चुअली में हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो क्या परमानेंट ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि सिर्फ हम टेम्परेरी फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीफ दे दिया या टेम्परेरी फिक्स कर दिया, कि एक्चुअली में परमानेंट क्योर भी हो सकता है? परमानेंट क्योर भी हो सकता है। हम उसके सिम्टम्स देखेंगे, ट्रीटमेंट देंगे तो अपने आप उसके लक्षण जो है वो ट्रीट हो जाएंगे। उसके बाद यदि उसके लक्षण ट्रीट हो जाते हैं तो उसके बाद आयुर्वेद में जो भी कुछ दिनचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, उसके अनुसार या फिर उसका जो डाइट रहेगा, आहार रहेगा, जो इन चीजों को रिस्पॉन्सिबल है, वो डाइट जो है, पूरा हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से लेनी चाहिए। जैसे कि मैं मेरे क्लिनिक में हर बार पेशेंट को जब आता है तो पहले बार उसको पूछता हूँ कि तुम सोते कितने बजे हो, उठते कितने बजे हो, दिन में सोते हो क्या, सुबह उठते ही पानी पीते हो क्या, खाना खाने के पहले पानी पीते हो क्या, खाना खाते वक्त पानी पीते हो क्या, खाना खाने के बाद पानी पीते हो क्या, ये सब चीजें पूछता हूँ। उसको हर एक फ्रूट का नाम लेके पूछता हूँ, आप एप्पल खाते हो क्या, पोमग्रेनेट खाते हो क्या, कितने बार खाते हो हफ्ते में। हर एक सब्जी का नाम लेके हमें पूछना है कि टोमेटो खाते हो क्या, पोटैटो खाती हो क्या, ये सब चीजें जो है वो पूछना है। आप नाश्ते में क्या लेते हो, नाश्ता कितने बजे करते हो, नाश्ता करते हो तब भूख रहती है क्या, दोपहर का खाना खाते हो तब भूख रहती है क्या, शाम को जब खाना खाते हो तब भूख रहती है क्या, ये सब चीजें हमें पूछना ही है। यदि भूख नहीं रहती उस वक्त तो फिर आजीर्णशन, अध्यशन, ये सब चीजें हो रही है, तो उसमें सब में चेंज करना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो ध्यान में रख के हम करेंगे तो उसको दोबारा वो बीमारी होगी नहीं। और उसके साथ साथ एंडोथेलियम जो है वो मजबूत करने वाला, या फिर हार्ट का फंक्शन जो है मजबूत करने वाली जो भी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो शुरू रखेंगे, रसायन चिकित्सा शुरू रखेंगे। ये सब चीजें यदि हम शुरू रखते हैं और अच्छी तरह से पेशेंट उसको संभालता है, अच्छी तरह से पालता है, तो फिर वो अच्छी तरह से ठीक हो जाता है और परमानेंट क्योर हो सकता है उसका। ओके सर, मतलब इतनी डिटेल हिस्ट्री तो मैंने भी कभी न देखी है किसी को लेते हुए, न ली है, तो शायद यहीं पे ही हम लोग
लैकुना यही रह जाता है ट्रीटमेंट में. हिस्ट्री टेकिंग इज हाँ, वेरी. हिस्ट्री भी लेनी है और हमें समझना है कि समझो पोटैटो है तो क्या बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा, वात बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा. टोमेटो है तो वो क्या बढ़ाएगा. सेब खा रहे हैं हम तो सेब क्या बढ़ाएगा. तरबूज खा रहे हैं हम तो तरबूज क्या बढ़ाएगा. ये सब चीजें हमें खुद को मालूम होनी चाहिए और उसके हिसाब से यदि उसको कफज रोग है तो कफ प्रधान जो भी कुछ आहार रहेगा, हेतु रहेंगे, आहार विहार रहेगा, वो हम यदि दूर करेंगे और उसके हिसाब से उस पेशेंट को रहने को कहेंगे. कभी कभार वो खा सकता है क्योंकि वो भी बैलेंस दोषों का होना चाहिए. लेकिन ज्यादा खाता है, ज्यादा विहार करता है वैसा, तो हमें उसको दुरुस्त करना ही पड़ेगा. सिर्फ हिस्ट्री लेने से फायदा नहीं, उस हिस्ट्री से क्या निकाल लिया आपने वो भी बताना ज्यादा जरूरी है. ओके, दैट्स ग्रेट. आई होप जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे कि हिस्ट्री टेकिंग और इस तरीके की हिस्ट्री टेकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. बट सर कई बार क्या होता है कि हमने सब अपने साइड से कर लिया, बट पेशेंट का ट्रस्ट हम तभी जीत पाते हैं जब हम इमरजेंसी ट्रीट करें. कि आयुर्वेद में एक ही लैकुना हो जाता है कि हम इमरजेंसी केसेस नहीं हैंडल करते. तो पेशेंट भी वो ट्रस्ट से हमारे पास नहीं आते हैं. तो अगर उनका ट्रस्ट जीतना है तो इमरजेंसी पॉसिबल है. इफ है तो फिर हम कैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. चरक संहिता में इमरजेंसी में भी क्या करना है वो भी बताया है. उन्होंने बताया कि अपना हिंग जो है, हिंगू और सैंधव, घृत भर्जित हिंगू और सैंधव, वो हम यदि चेस्ट पेन रहेगा ज्यादा और उस वक्त हम घृत और सैंधव, घृत भर्जित हिंग और सैंधव लेंगे, पेशेंट को देंगे तो तुरंत चेस्ट पेन में रिलीफ मिलता है. तुरंत चेस्ट पेन में रिलीफ 100% मिलता है. इमरजेंसी मैनेजमेंट में पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना रहेगा तो पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना की हर एक स्टेज में खाना खाने के बाद तुरंत क्या प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है तो फिर उसको एक अलग दवा. 1-2 घंटे के बाद कुछ प्रॉब्लम है तो उस वक्त खाने के लिए अलग दवा. 3-4 घंटे के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा, चेस्ट पेन हो रहा है या फिर डिज्निया हो रहा है तो उसमें जो भी कुछ मेडिसिन रहेंगे, ये सब चीजों के बारे में आयुर्वेद में लिखा है. वो हम यूज करेंगे तो पेशेंट बहुत सारे रिलीफ मिलता भी है. मैंने देखा भी है बहुत बार. कभी कभी बाहर जाता हूँ और फोन आता है पेशेंट का, सर क्या करें हम, ऐसा ऐसा हो रहा है. यदि उसको बोलता हूँ कि आपके पास हिंग रहेगा तो उसमें उसको घृत में भर्जित करो और तुरंत आप सेंधा मीट और नमक और घृत भर्जित हिंग आप खाएंगे तो तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा. क्योंकि हम देखेंगे तो उसके पीछे पैथोलॉजी क्या है, उसके पीछे क्या हुआ है वो हमें देखना चाहिए. क्योंकि उसको जब पूछता हूं मैं कि गैस है क्या पेट में बहुत सारा, अधमान है क्या, तो वो बोलता है कि हाँ है. उसको बोलता हूँ कि आपका पेट साफ हो गया है क्या, सुबह मोशन को अच्छी तरह से हो गया है क्या, तो वो बोलता है नहीं. तो यदि हम उसको हिंग देंगे, घृत भर्जित हिंग और सैंधव देंगे तो अपने आप वायु की प्राकृत गति जो है वो बन पाएगी और अपने आप चेस्ट पेन जो है, चेस्ट हेवीनेस जो है, चेस्ट पे आया हुआ प्रेशर जो है, हार्ट पे आया हुआ प्रेशर जो है, वो प्रेशर रिलीव हो जाएगा. ये सब चीजें जो है वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी हम देखेंगे तो बीच में हम देखेंगे कि चेस्ट और जो एब्डोमेन है उसके बीच में डायफ्राम रहता है. और यदि अधमान बढ़ेगा तो उसका प्रेशर जो डायफ्राम पे ज्यादा बढ़ता है और डायफ्राम पे प्रेशर बढ़ेगा तो अपने आप कार्डियक मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. कार्डियक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उस वक्त कुछ भी हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, चेस्ट हेवीनेस हो सकता है. जैसे कि उस हार्ट के मसल को, कार्डियक के मसल को यदि ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो पेन करेगा या फिर डिज्निया रहेगा या फिर हेवीनेस रहेगा. ये सब चीजें हमें दिखाई देती है. और यदि हम उस वक्त एक घृत भर्जित हिंग और सैंधव देंगे तो इमरजेंसी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इस तरह से और उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं. ओके सर, जैसे आपने बताया कि सैंधव हिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. तो ये अगर कोई घर में है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सैंधव हिंग देके हम लोग ठीक कर सकते हैं. बट जैसे एक एलोपैथिक साइंस में प्रॉपर सेटअप होता है इमरजेंसी का, पूरा वो लोगों का माहौल ऐसा होता है, इनने इमरजेंसी को इतना क्रिटिकल बना दिया है. सो आयुर्वेद में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई सेटअप हो जहाँ एक्चुअली में हम कुछ और मेडिकेशंस के थ्रू या कैसे हम कार्डियोलॉजी को हॉस्पिटल्स में ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में ठीक कर सकते हैं. हाँ, अभी जो बोला शायद वो थोड़ा सा ज्यादा भी रहेगा. लेकिन कभी कभार हमें हमारी
जो स्ट्रेंथ है वो उसको भी पहचानना चाहिए। कभी कभी यदि ज्यादा इमरजेंसी रहती है तो हम मॉडर्न साइंस का भी सहारा लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सहारा लेना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि इस हिंग से और संधव से यदि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ज्यादा बड़ा क्लॉट रहेगा या फिर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, तो उस वक्त हमें मॉडर्न साइंस का भी सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सिर्फ वो क्लॉट डिजॉल्व होने के लिए, यदि समझो हार्ट अटैक आ गया है, एमआई आ गया है, उधर क्लॉट है, तो फिर क्लॉट डिजॉल्व करना है, तो हमें उसकी जरूरत है उनकी। और वो क्लॉट डिजॉल्व करने के बाद में फिर वो एंडोथेलियम का जो डिसफंक्शन हुआ था वो सुधारने के लिए, जो भी कुछ उसके वो एमआई की वजह से जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे उस पेशेंट में, चेस्ट पेन, चेस्ट हेवीनेस, या भी जो भी कुछ कंप्लेंट्स रहेंगे, या पिंडिगोदोस्टन रहेगा, ये सब चीजें जो रहेंगी उसके लिए हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट बाद में कर सकते हैं। कभी कभार हमें हाथ में हाथ मिला के काम करना पड़ता है, सब आयुर्वेद करेगा ऐसा भी नहीं है। तो सेटअप के बारे में आपने जो पूछा, तो हम सेटअप खड़ा कर सकते हैं। उसमें भी ये सब चीजें, जैसे कि आप माधवबाग का देखेंगे तो उनका खोपोली में जो हॉस्पिटल है उसमें उन्होंने आईसीयू बनाई है, उसमें उन्होंने कुछ मेडिसिन भी रखी है मॉडर्न साइंस की, तो वो भी हम कर सकते हैं, रख सकते हैं, और रखना जरूरी भी है कभी कभी। या फिर हमारे यहाँ एक इमरजेंसी मेडिकल मेडिसिन का आदमी जो है हैंडल करने वाला, जो है इमरजेंसीज, वो हमें अपने हॉस्पिटल में अपॉइंट करना चाहिए, या हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो, या फिर किसी के तो कांटेक्ट में हमें रहना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए, और नहीं तो उनके पास रेफर करना चाहिए ऐसी चीजों को। लेकिन उसके बाद हम जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे वो भी हम ट्रीट कर सकते हैं। वाह, आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई इसको आंसर कर सकता है। कहीं ना कहीं आपने इंटीग्रेशन को भी प्रमोट किया है कि इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यही एक तरीका है जब दोनों पैथी साथ में मिलके एक अच्छा मैनकाइंड के लिए कुछ क्रिएट कर सकती है। आई मीन रियली अमेजिंग, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर। बट और सर कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कंजेनाइटल एनोमलीज होती है, बाय बर्थ ही कुछ ना कुछ कार्डियक इश्यूज होते हैं, तो उस केसेस में कैसे अप्रोच करना चाहिए आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट को सर? कंजेनेटल एनोमलीज रहेंगी तो उसमें ज्यादातर हम देखेंगे कि एएसडी रहता है, वीएसडी रहता है। तो उसमें यदि शंट कौन सा है, समझो एएसडी है और राइट टू लेफ्ट शंट है, यानी राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है, तो उधर जो है वो नॉन ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में मिल जाएगा, और उसकी वजह से साइनोसिस जैसे सिम्टम्स पेशेंट में दिख सकते हैं। और यदि लेफ्ट टू राइट शंट रहेगा तो उसमें डिज्निया रह सकता है, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड जो है, यानी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और बाद में वो बॉडी को जाएगा तो कम जाएगा, तो उसकी वजह से उधर चेस्ट पेन या चेस्ट हेवीनेस ऐसा कुछ डिज्निया विज्निया ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो ऐसी चीजों में हमें देखना है कि आयुर्वेद में जो संधान करने वाली जो भी कुछ द्रव्य है, वो संधान करने वाली द्रव्य हम यूज कर सकते हैं। यदि उसका ऑपरेटिव वगैरह नहीं होता है तो हम संधान करने वाले ड्रग जो है वो यूज कर सकते हैं। कुछ ऑयल्स है, वो ऑयल्स भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें उस ऑयल्स के कैप्सूल्स भी बना के हम उसको दे सकते हैं उस पेशेंट को। और ये सब चीजों से, या फिर लाक्षा, आभा, ऐसे जो भी कुछ ड्रग्स है वो भी यूज करके हम उसमें जो भी कुछ डिफेक्ट रहेगा, सेप्टल डिफेक्ट, वो ट्रीट कर सकते हैं हम कंजेनिटल डिफेक्ट में। लेकिन पूरी तरह से कितना होगा वो देखना पड़ेगा, रिसर्च की बात है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आने चाहिए और पेशेंट ने पेशेंस से दवा लेनी चाहिए उतने दिन, तो हम दिखा सकते हैं लोगों को, लेकिन कि फर्क पड़ता है। सभी कंजेनिटल एनोमली ट्रीट होंगे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे कुछ जो कंजेनिटल एनोमली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं हम। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा लगा सुन के कि हम कंजेनाइटल एनोमलीज भी ठीक कर सकते हैं। और सर जो हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं अपने क्लिनिक्स में, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस, तो उनको अपन अपनी प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं? उनको हम बात पित्त कफ से कोरिलेट करके, एक्चुअली ग्रंथ से कोरिलेट करके कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यदि पेशेंट रहेंगे हमारे यहाँ, अभी जो मैंने एक ईसीजी दिखाया, ईसीजी में हम देखेंगे तो उधर
एसटी डिप्रेशन है समझो, एसटी वेव का जो है वो डिप्रेशन है, टी वेव इन्वर्जन है, तो बहुत बार उसको इस्चेमिया ही बोलते हैं। इस्चेमिया यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट को, तो उधर इस्चेमिया है। तो इस्चेमिया के अनुसार जो पेशेंट में सिम्टम्स दिखेंगे, हमने ईसीजी किया, ईसीजी में दिखाई दिया कि समझो लैटरल वॉल को इस्चेमिया है, एंटीरियर वॉल को इस्चेमिया है, या फिर इंफीरियर वॉल को इस्चेमिया है। तो इस्चेमिया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें पेशेंट में क्या दिख सकता है, तो उधर डिस्निया दिखेगा। तो डिस्निया दिखेगा तो हम उसको तुरंत कफ में डाल देंगे। उसमें चेस्ट पेन रहेगा तो उसको तुरंत हम वातज रुद्रक में डाल देंगे और उसकी चिकित्सा कर देंगे, और उसके अनुसार हम चिकित्सा देने के बाद वो ठीक हो जाएगा पेशेंट, और उसको बाद में रसायन चिकित्सा भी दे देंगे तो ट्रीट हो सकता है। वैसे ही हम 2D इको करेंगे समझो, तो 2D इको में यदि हमें माइट्रल वॉल स्टेनोसिस दिखता है, या फिर ट्राइकस्पिड वॉल का स्टेनोसिस दिखता है, या फिर एओर्टिक का स्टेनोसिस दिखता है, या फिर रिगर्जिटेशन दिखता है, तो उधर वॉल का प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम भी जो है उसको, वो प्रॉब्लम किस वजह से हुआ होगा, यदि समझो रोमैटिक हार्ट डिसीज है तो उसको कभी कभी ना कभी रोमैटिक फीवर आया होगा उस पेशेंट को, और रोमैटिक फीवर आने के बाद हमें स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है, वो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ज्वाइंट में जाके बैठते हैं और ज्वाइंट को खाते हैं। वैसे ही हार्ट के बीच में जो ज्वाइंट्स है, जैसे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ज्वाइंट है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में के बीच में माइट्रल वॉल्व है, वो भी एक ज्वाइंट है। तो उधर जाके वो बैठते हैं, और उधर जाके हार्ट के जो मसल्स है और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है उसका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, तो बॉडी की जो मिलिट्री सिस्टम जो है वो क्या करती है कि उस बैक्टीरिया को खाते खाते हमारे मसल्स को भी, उधर के पैपिलरी मसल्स रहेंगे माइट्रल वॉल के या फिर ट्राइकस्पिड के या फिर एओर्टिक वॉल के, तो उसको भी खाएंगे, और उधर स्टेनोसिस जो है वो अपने आप हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों हुआ, तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से हुआ। तो उधर हम कृमि की चिकित्सा कर सकते हैं, या फिर कृमिज हृदरोग की चिकित्सा जो बोला है वो कृमिज हृदरोग की चिकित्सा भी दे सकते हैं। और समझो यदि वो पेशेंट जो है उसमें यदि वातज प्रॉब्लम है, कैल्सिफिकेशन रहेगा उधर वॉल में, तो फिर हम उसको वात की चिकित्सा दे सकते हैं। उसके वात के हेतु जो है वो हम बंद कर सकते हैं, उसको तेल घी ये सब चीजें जो है वो हम ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, और उसकी वजह से उधर का कैल्सिफिकेशन कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमें जो भी कुछ सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट में उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। वातज के सिम्टम्स है, पित्तज के सिम्टम्स है, या कफज के सिम्टम्स है, और जो सिम्टम्स रहेंगे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो सब नॉर्मल हो जाता है। एक पेशेंट, लेडी पेशेंट मेरे पास थी, ट्रीटमेंट के लिए आई थी, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 20% था, 20% इजेक्शन फ्रैक्शन था, उसका वेट 27 kg था, 27 kg वेट और 20% इजेक्शन फ्रैक्शन, उसमें सीवियर माइट्रल वॉल का स्टेनोसिस था, एओर्टिक वॉल का भी स्टेनोसिस था, और उसकी वजह से वो सडनली बेहोश हो जाती थी, अनकॉन्शियस हो जाती थी, कुछ भी काम करने से खाते खाते भी बेहोश हो जाती थी, ऐसी बैठी है तो भी बेहोश हो जाती थी, और उसको हमेशा आईसीयू में एडमिट करना पड़ता था। तकरीबन 6 महीने 8 महीने उसका वैसा ही चल रहा था कि हर हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता था। उसको किसी ने बताया कि डॉक्टर गजेंद्र पवार के पास जाओ आप और उधर जाके ट्रीटमेंट लो। मैंने उसको उसके सब सिम्टम्स सिर्फ फोन से सुने, क्योंकि वो पेशेंट को ला नहीं पा रहे थे और उस वक्त कोविड था, तो पेशेंट आने की अवस्था में नहीं था, इसलिए उसके सिम्टम्स सुने। तो सिम्टम्स तीनों दोषों के थे, सन्निपात सिम्टम्स थे हृदरोग के, और उसी के अनुसार ट्रीटमेंट चालू कर दी। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 1 हफ्ते के बाद पेशेंट का फोन आया कि अच्छा लग रहा है, डिस्निया कम हो गया, चेस्ट पेन कम हो गया, पाल्पिटेशन भी कम हो गया, ये सब चीजें 1 हफ्ते में हो गया। और हफ्ते के बाद फिर मुझे 4 दिन बाद फिर एक बार फोन आया कि सर फिर एक बार तकलीफ होने लगी है। मैंने पूछा खाने में क्या क्या प्रॉब्लम किया है आपने, तो उन्होंने बोला कि वो फरसान वगैरह खाया, समोसा खाया, ऐसा कुछ खाया, और उसकी वजह से फिर उसको तकलीफ शुरू हो गई। तो उसको बोला कि जीना है तो हमें ये सब पथ्य जो है वो अच्छी तरह से संभालना है, नहीं तो फिर तुम्हें तकलीफ हो सकती है। और उसने फिर उस दिन से कभी भी पथ्य नहीं तोड़ा, और अभी तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं
वो कभी भी बेहोश नहीं हुई है। बीच में उसकी सास का देहांत हो गया, ससुर का देहांत हो गया, फिर उसकी पड़ोसन का देहांत हो गया। तो उस वक्त थोड़ी तकलीफ थी उसको, लेकिन फिर भी मेडिसिन दिया, दवा दी, वो ठीक हो गई। अभी उसको रसायन चिकित्सा सिर्फ शुरू है, किसी दोष की चिकित्सा शुरू नहीं है, क्योंकि उसको तकलीफ नहीं है। तो हमें ये सब मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस का देखकर हमें हमारे हिसाब से कौन सा दोष बड़ा है, क्या हुआ है, ये सब देखना है, कौन से सिम्टम्स है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम अच्छी तरह से मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस को आयुर्वेद से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमें पेपर ठीक नहीं करना है, हमें पेशेंट ट्रीट करना है अच्छी तरह से, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। पेपर ट्रीट होगा नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन पेशेंट तो ट्रीट 100% होगा। पेशेंट अच्छी तरह से काम करेगा, बहुत सारे काम करेगा, ये 100%। सो ट्रू सर। मीन हम लोग भी अपने प्रैक्टिस में ध्यान रखेंगे कि मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस को डेफिनेटली यूज करें, कहीं ना कहीं हेल्प करता ही है हमारे लिए। सो और जैसे कि सीएडी के पेशेंट्स आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट अप्रोच आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से कैसे होना चाहिए सर? कोरोनरी आर्टरी डिसीज का पेशेंट आएगा तो अभी इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है, हमें सुनने में आएगा, क्योंकि मजा आएगा सुनने में। क्या होता है कि 100% ब्लॉक रहता है पेशेंट को। बोलते हैं लोग कि एलएडी में 100% ब्लॉक है, और बोलते हैं कि 100% ब्लॉक है तो आपको बाईपास करने पड़ेगी या फिर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, है ना। तो 100% ब्लॉक मैं बोलता हूँ पेशेंट को, तो क्या होना चाहिए आपको? तो पेशेंट बोलता है कि 100% ब्लॉक यानी आगे खून जाएगा ही नहीं, आगे ब्लड जाएगा ही नहीं। आगे ब्लड जाएगा नहीं तो हार्ट के मसल्स को ब्लड मिलेगा नहीं, ब्लड मिलेगा नहीं तो पेशेंट कहाँ होना चाहिए, मैं पूछता हूँ उसको। तो पेशेंट तो मरा होना चाहिए, ऐसा बोलता है पेशेंट के कोई रिलेटिव्स रहेंगे, वो मरना चाहिए। पेशेंट मरा है क्या? नहीं। यानी 100% ब्लॉक जो है वो 100% ब्लॉक नहीं कर रहा है। एक्चुअली जब डाई जो है अंदर छोड़ दी जाती है, फीमोरल आर्टरी से छोड़ दी जाएगी या फिर सॉरी फीमोरल वेन से या फिर कहां से भी छोड़ी जाएगी, और उसके बाद कैथेटर अंदर डाला जाएगा, तो हम एक सेकेंड। तो उस वक्त उसको एनालिसिस कौन करता है? तो एक्सरे मशीन एनालिसिस करती है, कैसे डाई अंदर जाता है, डाई कहां तक जाता है, डाई का ऑब्स्ट्रक्शन किधर आता है, क्योंकि ब्लड को एक्सरे मशीन देख नहीं सकती, इसलिए डाई छोड़ा जाता है अंदर। तो उस वक्त हम देखेंगे तो यदि टनल रहेगा कोई, और टनल से पहले हाईवे से गाड़ी जा रही है, ऊपर से ड्रोन है, ड्रोन देख रहा है कि गाड़ी जा रही है आराम से, और एक बीच में टनल आता है। टनल आता है तो उस वक्त टनल के अंदर गाड़ी जाएगी, ड्रोन को दिखाई नहीं देगी, तो ड्रोन बोलेगा कि अरे गाड़ी गायब हो गई, कहीं तो गाड़ी गायब हो गई, और आगे जाके देखेंगे तो ड्रोन को दिखती है गाड़ी, बाद में ड्रोन बोलता है कि गाड़ी आ गई। वैसे ही वहां पर हमें जहां पर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक एथेरोस्क्लेरोसिस उधर हुआ है, तो वहां ब्लड नहीं दिखाई देता, लेकिन आप आगे देखेंगे तो ब्लड जाता रहता है। वैसे ही उधर कोलैटरल्स भी डेवलप यदि हुई होंगी तो फिर भी ब्लड सप्लाई उधर हुआ दिखाई देता है। आप यदि एंजियोग्राफी की सीडी देखेंगे तो उसमें आगे जाके देखेंगे तो वहां जहां पर ब्लॉक दिखाया गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस दिखाई दिया गया है, उसके आगे ब्लड जाता है, लेकिन आगे का कोई जो है वो दिखाते नहीं है, उधर तक ही दिखाते हैं जहां पर ब्लॉक है। तो सीएडी में 100% ब्लॉक रहेगा तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उस वक्त भी हमें देखना है कि वातज है, पित्तज है, कफज है। उधर चेस्ट पेन है, चेस्ट हेवीनेस है, डिज्निया है, और उसके अनुसार ही उसके हेतु भी निकालने, हेतु देखने हैं, वो वातज है, पित्तज है, कफज है, उसके अनुसार उसको आहार विहार और वात पित्त कफ के अनुसार ही उसको चिकित्सा ये हम देंगे। तो सीएडी के पेशेंट में 100 ही नहीं 101% उसको रिलीफ मिलता है। एक पेशेंट थे मेरे यहाँ, कुलकर्णी नाम के पेशेंट हैं, खेती करते हैं और 4-5 पैर भी आगे नहीं जा सकते थे और उनको डिज्निया रहता था ज्यादा, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद वो खेती में फिर एक बार काम करने लगे, सब पूरा काम करने लगे, अपने
जो भी कुछ फसल निकालनी हो या फिर फसल लगानी हो, सब कोई भी शुगर गन्ने का गन्ना लाना हो, गन्ना लगाना हो, कुछ भी काम, कोई भी काम वो कर रहे थे। और वो वहां तक 4-5 किलोमीटर चलते चलते जाते थे और चलते चलते आते हैं, अभी भी आते हैं, आते थे नहीं, आते हैं जाते हैं, सब काम करते हैं खेत में, पूरा काम करते हैं, जो 4 फीट 5 फीट भी चल नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीजें सीएडी में भी आयुर्वेद इसी तरह से ही काम करेगा। वात पित्त कफ के अलावा कुछ नहीं देखना है अभी, और उसके हिसाब से हम काम करेंगे ना तो पूरा पेशेंट ट्रीट हो जाता है। और अनुलोमक चिकित्सा भी देनी पड़ती है, अनुलोमन का भी उसमें रोल बहुत अच्छा है, और अनुलोमक चिकित्सा भी देंगे हम तो बहुत फायदा हो जाता है। Okay, so well put. Really, it was like really mesmerizing कि पेशेंट को एक्चुअली में ठीक करना है, पेपर पे नहीं ठीक करना है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपने जो कहा। और यदि हम अच्छी तरह से उधर डाइट बताएंगे ना और उसको एक्सरसाइज करने को बोलेंगे तो रिवर्सल हार्ट डिसीज, डीन ऑर्निश नाम के एक अमेरिकन रिसर्चर है, उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो है, यानी इंडियन लाइफस्टाइल और सन सैनिटरी, सूर्य नमस्कार, ये सब चीजें यदि पेशेंट करता है तो हार्ट डिसीज रिवर्ट हो जाता है, यानी सीएडी जो है रिवर्ट हो सकती है। और वही सब चीजें आयुर्वेद में बताई गई है ना कि कितना खाना है, मात्रावत आहार लेंगे हम, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर देंगे हम, तो अपने आप वो रिवर्ट हो सकता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि शाम को जल्दी खाओ आप, भूख लगेगी तब, और शाम को जरा कम खाओ। 12 घंटे के बाद, जैसे कि मॉडर्न साइंस में बताया गया है कि पहले ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसके बाद फैट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसके बाद प्रोटीन्स। तो शाम को आप यदि जल्दी खाएंगे और सुबह 12 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप शुगर तो बर्न हुई होती है, ब्रेन अपना जो है वो शुगर खा जाता है। उसके बाद जो भी कुछ फैट बॉडी में आएगी बॉडी चलाने के लिए, तो कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, तो 12 आवर्स फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं हम। तो उस वक्त यदि आप एक्सरसाइज कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। वैसे ही प्लक्स जो है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो भी कम हो जाएगा, अपने आप सीएडी कम हो जाएगा। डीन ऑर्निश बताता है तो हम उसको उठाते हैं और उठा के नाचते हैं कि यार डीन ऑर्निश ने बताया, लेकिन आयुर्वेद में ये सब बताया गया है और उसके हिसाब से हम यदि करेंगे तो 100% सीएडी रिवर्ट हो सकता है, हो सकता है। उसके सिम्टम्स भी जाएंगे, आप बोले ना पेपर नहीं, पेपर भी ट्रीट हो जाएगा और पेशेंट भी ट्रीट हो जाएगा। सीएडी इतना आसान है, सीएडी सबसे आसान है ट्रीट करने में। जी, कई बार ऐसा होता है कि मॉडर्न साइंस ने कहा है तो ही सच होगा, बट हम अपने साइंस पे फेथ ही नहीं रख पाते हैं। सर, जैसा हम सब ने देखा है कि आयुर्वेद में नॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं है, मतलब हर ग्रंथ उठा लें उसमें नॉलेज भरपूर है, बट जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी। पैसा हम कमा सकते हैं कि नहीं, तो मैं भी जानना चाहती हूँ और भी लोग आई एम श्योर जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी से कोई मिलियनेयर बन सकता है क्या? इतने बड़े सपने देखे जा सकते हैं? 100% बन सकते हैं। एक पेशेंट था कोल्हापुर से, मुझे भेजा गया था, डॉक्टर शिंदे नाम के एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने भेजा था मुझे मेरे यहाँ पेशेंट, सिर्फ बोला था कि उधर जाओ। उसने मुझे फोन किया कि सर ऐसा ऐसा सीएडी है, ट्रिपल वेसल डिसीज है, और मुझे ट्रीटमेंट लेनी है मेरे पिताजी को आपसे, तो आपके अपॉइंटमेंट कब मिलेगी और आपके चार्जेस क्या रहेंगे। उसको लगा मैं चार्जेस बहुत सारे बोलूंगा, लेकिन हमेशा की तरह मैं बोला कि 200 रुपए कंसल्टिंग रहेगा और दवा जो है वो रहेगी एक 500-600 रुपए की, 15 दिन की। तो उस पेशेंट को सरप्राइज हुआ, पेशेंट एक्चुअली 500 रुपए या 600 रुपए में बोला, उसको बहुत कम लगे वो पैसे, और वो कम लगने की वजह से उसको सब मैं बोला, सब उसको उसने सुना, उसको सब अच्छा लगा, लेकिन 500 रुपए 600 रुपए बोला मैं तो पेशेंट आया नहीं मेरे पास। यानी पेशेंट यदि कार्डियक प्रॉब्लम में है तो पेशेंट आपको पैसे देने वाले हैं, लेकिन यदि आप कम पैसा लेंगे तो वो भरोसा नहीं करते आपके ऊपर। इसलिए यदि आप पैसे लेंगे तो बहुत सारे ले सकते हो, क्योंकि आप उसको सीएबीजी उसका बचा रहे हो, उसका पीटीसीए यानी एंजियोप्लास्टी आप बचा रहे हो उसका, और उसको बिना नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट से आप उसको ट्रीट कर रहे हो, इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं होने दे रहे हो आप,
तो फिर वो पैसे देगा बहुत। और यदि एक पेशेंट आप ट्रीट कर दोगे तो बहुत सारे पेशेंट की लाइन लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी। और वैसे मेरे यहाँ भी होता है, हर दिन कोई ना कोई कार्डियक पेशेंट रहता है। मैं सब ओपीडी देखता हूँ, लेकिन कार्डियक पेशेंट मेरे यहाँ ज्यादा रहते हैं, हर दिन रहते हैं। और नहीं रहते फिर भी मुझे समझ में आता है कि ये कार्डियक है, वो कार्डियक पे जाने वाला है। किसी बहुत सारे पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि यदि आप अभी नहीं यहाँ से आपसे परहेज नहीं करोगे, पथ्य अच्छी तरह से नहीं संभालोगे, तो आगे जाके आपको हार्ट अटैक आएगा, ऐसा सीधा बोल देता हूँ। क्योंकि वो सिम्टम्स वैसे दिखते ही है, इतने सीवियर सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट को। बहुत उदावरत रहता है, बहुत चेस्ट हेवीनेस रहता है, गैसेस बहुत रहते हैं, पेट साफ नहीं होता है, ये सब चीजें रहती हैं। डकार बहुत आते हैं, उद्गार बाहुल्य बहुत रहता है। तो ये भी पेशेंट यदि मॉडर्न साइंस के पास जाएगा तो उसको पता नहीं चलता, वो बोलते, उनको मालूम ही नहीं है कि किस वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। वो सिर्फ बोलते कि एंडोथेलियम डैमेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया। लेकिन आयुर्वेद बताता है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम है, पेट में कुछ तकलीफ है, तो हार्ट अटैक आ सकता है, ये आयुर्वेद में बताया। इसलिए एक मराठी में एक सॉन्ग है, टिकटिक वाजते डोक्यात, धडधड वाजते ठोक्यात, तो उसका मैंने एक विडंबन किया है कि टिकटिक वाजते पोटात, यानी पेट में टिकटिक बजती है तो धड़धड़ होती है हार्ट में, धड़धड़ वाजते ठोक्यात यानी बीट में, बीट यानी ठोका, बीट में धड़धड़ बढ़ती है। तो पैसे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ उसका डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट देना है, अपने आप पेशेंट आ जाएंगे, अपने आप पैसे मिल जाएंगे। मिलेनियर नहीं, आप बिलेनियर बन सकते हो, 100% बन ही सकते हो। लेकिन रिजल्ट्स देने हैं, रिजल्ट्स के लिए नॉलेज जरूरी है। नॉलेज आता है तो डर कम हो जाता है। नॉलेज इज एंटीडोट फॉर फियर, फियर के लिए नॉलेज एंटीडोट है। एंटीडोट नॉलेज से बढ़ाएंगे और फिर हम अच्छी तरह से पेशेंट ट्रीट कर पाएंगे। पेशेंट ट्रीट हो गया तो लाइन लग जाएगी, अपने आप पैसे मिल जाएंगे, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, ये सुन के बहुत सारे लोग कार्डियोलॉजी परस्यू करना चाहेंगे, स्पेशली आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी। कई बार पैसा आई गेस प्लेसिबो का भी काम कर देता होगा पेशेंट के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी को आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी सीखनी हो तो फिर वो कैसे सीख सकता है? कि हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है आयुर्वेदा में। तो आप अगर हमें गाइड कर सके कि अगर हमें परस्यू करना ही है और पैसे भी हैं, आई एम श्योर पैसे भी मिल जाएंगे लोगों को परस्यू करने में, तो कैसे परस्यू कर सकते हैं? पहले तो स्टडी अच्छी तरह से करना है। नॉलेज जो भी कुछ देंगे गुरु, जो भी आपने गुरु होंगे वो नॉलेज देंगे, या फिर अपना दोस्त रहेगा, मित्र रहेगा, वो नॉलेज देगा, वो सब लेना है, पढ़ाई करनी है। कहाँ कहाँ रेफरेंसेस आए, सब रेफरेंसेस ढूंढने हैं। और रेफरेंसेस जैसे कि ऐसा वाग्भट जी ने दूसरे पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया है उन्होंने कि आयु कामयमाने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेश विद्या परमाधरा। वैसे ही आयुर्वेद उपदेश का जो यदि हम परम आदर करेंगे और वो परम आदर करके यदि हम ट्रीटमेंट करेंगे, आयुर्वेद में जो भी कुछ उपदेश किया है वो उपदेश के अनुसार ट्रीटमेंट कर देंगे, तो 100% हमें पेशेंट में हम देख सकते हैं कि रिलीफ मिलता है। तो यदि हमें कार्डियोलॉजी करनी है तो हमें पूरा मॉडर्न का नॉलेज भी होना चाहिए। हमें ईसीजी का नॉलेज होना चाहिए, ईसीजी कैसे पढ़ते हैं वो मालूम होना चाहिए, ईसीजी के जो लीड्स है वो लीड्स कहाँ लगाए जाते हैं, ऑस्कल्टेशन कहाँ किया जाता है वो मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऑस्कल्टेट किधर करना है वो भी मालूम नहीं रहता है, किधर एओर्टिक हॉल है, किधर पल्मोनरी हॉल है, किधर साउंड देखने हैं हमें, S1 S2 साउंड से हमें क्या ज्ञात होता है, क्या हम देख सकते हैं। S1 साउंड यदि रहेगा एओर्टिक हॉल में, उधर मरमर रहेगी तो क्या रहेगा। S2 साउंड माइट्रल वॉल का S2 साउंड में यदि मरमर रहेगा तो क्या रहेगा। S1 साउंड में माइट्रल वॉल की मरमर रहेगी तो क्या रहेगा, वो स्टेनोसिस है या रिगर्जिटेशन है। ये हमें सब पता करके लेना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए उसका। यानी ऑस्कल्टेशन साइड्स, ईसीजी, 2D इको, 2D इको में जो भी कुछ रीडिंग्स रहेगी, उधर इजेक्शन फ्रैक्शन है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल पेशेंट दिखता है हमें, लेकिन उसमें ब्रैडिकार्डिया होता है। तो एथलेटिक है क्या, एथलेटिक पर्सन है क्या, तो उसमें भी ब्रैडिकार्डिया दिख सकता है। ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। 2D को क्या है मालूम होना चाहिए, कार्डियक
कैथेटराइजेशन क्या रहता है वो मालूम होना चाहिए, एंजियोग्राफी का रिपोर्ट मालूम होना चाहिए, ईपी स्टडी क्या होता है, ईपी एब्लेशन क्या होता है, ये सब चीजें हमें मालूम होना चाहिए कि ईपी एब्लेशन क्या करते हैं, पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर क्यों लगाया जाता है, ये सब चीजें जो है वो मालूम करनी चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है, आयुर्वेद में जो भी कुछ बताया है वो सब हमें कलेक्ट करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, उसका संकलन करना चाहिए, और संकलन करके उसको परम आदर मान के वो सब चीजें हमें अपने प्रैक्टिस में यूज करनी चाहिए। ये करेंगे तो हमें सक्सेस मिलता है। ओके, सो आई होप जितने भी यंग वैद्य सुन रहे हैं उन्होंने ये पॉइंट जरूर नोट किया हो कि आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों आना बहुत जरूरी है, तभी हमको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जैसा कि सर ने हमें बताया। सो हम पॉडकास्ट के एंड पार्ट पे आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हम सबके लिए निकाला, इतना वैल्यूबल टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लग नहीं रहा कि पॉडकास्ट खत्म करें, बट आई एम श्योर आपको भी लेट हो रहा होगा। आपको इतना कीमती टाइम आपने हम सबके लिए निकाला, रियली रियली ऑनर्ड सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको इंस्पायर किया आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी लेने के लिए। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल सर।